बच्चों विस्कोसिटी जब पढ़ा रहे थे तो एक टर्म बता देता हूं, रेनॉल्ड्स नंबर। लगता है मुझे शायद नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, लिख लो रेनॉल्ड्स नंबर। बच्चों अगर किसी पाइप से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और इसका डायमीटर डी है, डायमीटर इज डी, लिक्विड का डेंसिटी रो, वेलोसिटी v, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो ये कुछ वैल्यू पुट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा। ये जो वैल्यू आएगा इसी को रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। तो सर इससे क्या पता चलता है? अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 आता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, देन फ्लो इज स्टेडी। अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 3000 आता है, रफ है ना, सो फ्लो विल बी टर्बुलेंट एंड कहोगे सर इसके बीच में रहा तो? जो फ्लो होगा वो अनस्टेबल कहेंगे। ओके, अनस्टेबल मीन्स कि फ्लो मे बी टर्बुलेंट, मे बी स्टडी, और अगर स्टडी है तो हो सकता है ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाए। टर्बुलेंट है तो हो सकता है वो अपने आप सडनली स्टडी फ्लो में कन्वर्ट हो जाए। अनस्टेबल का मतलब ये बताया। तो बच्चे यहाँ तक क्लियर? रेनॉल्ड्स नंबर में रो क्या हो गया, लिक्विड का डेंसिटी, वी क्या हो गया, वेलोसिटी, डी क्या हो गया बच्चों, डायमीटर थ्रू ऑफ द पाइप जिससे फ्लो हो रहा है, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अनिकेत क्लियर? इलास्टिसिटी नाम से ही पता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने कहीं कहीं थोड़ा पढ़ चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे कोलिजन्स। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? मटेरियल में एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि अगर उसको डिफॉर्म किया है तो उसमें उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट डिफॉर्मेशंस को नॉर्मल सिचुएशंस में लाने के लिए एक फोर्स जनरेट हो जाता है, एक टेंडेंसी जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी, है ना। परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे कि अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लेगा। इज इट क्लियर? अगर कंप्लीटली रिगेन नहीं किया तो कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, मतलब इन इलास्टिक है। और अगर अपने शेप को कुछ भी रिगेन नहीं किया तो कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां तक तो कॉन्सेप्ट हम इलास्टिसिटी में ही डिस्कस कर लिए, है ना। फिर थोड़ा सा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया था जब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा रहे थे। तो कुछ तो ऑलरेडी आइडिया है इसके बारे में। बच्चों कोई भी बॉडी है उस पर अगर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, एक टेंडेंसी डेवलप किया कि उसको डिफॉर्म करना है ना,
सो अगर मटेरियल पे फोर्स जनरेट किया बच्चों, फोर्स लगाया दोनों एंड पे, तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। अब नेट फोर्स तो जीरो है, बॉडी का एक्सलेशन नहीं होगा, बट इसका लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो सर क्यों लेंथ बढ़ गया? बिकॉज हम जो फोर्स लगा के चाह रहे हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए, है ना। हर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया तो ओवरऑल इलोंगेट कर गया। तो ये टोटल लेंथ सपोज L था, अब इसका लेंथ हो गया है L प्लस डेल्टा L। चेंज इन लेंथ जो है वो डेल्टा L है, ओरिजिनल लेंथ L था, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस टर्म इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो बच्चों स्ट्रेन क्या डिनोट कर रहा है? स्ट्रेन इज गिविंग द इंफॉर्मेशन, स्ट्रेन इज गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन का भी डिफॉर्मेशन नहीं कर रहा, स्ट्रेन इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफॉर्मेशन। अभी हम लोग समझाने के लिए जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं लेंथ के लॉन्ग। सो ये जो स्ट्रेन है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अगर मैंने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द टेंशन हियर, व्हाट इज टेंशन हियर, ये जो टेंशन डेवलप हुआ है बच्चों ड्यू टू, दिस टेंशन इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसको माइक्रो लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा। बट जो भी टेंशन है, कैन यू से दैट T इज इक्वल टू F के बराबर होगा अभी एट दिस सिचुएशन? यस सर। कहोगे सर कैसे? मैं कहूंगा यार न्यूटन्स लॉ में बहुत प्यार से पढ़ाया था, न्यूटन्स लॉ। बीच में टेंशन निकालने के लिए कहा, क्या करना है, इसका एफबीडी ड्रॉ कर लो, इस पे एक्सटर्नल फोर्स F, इस पे टेंशन T, कौन लगा रहा है इधर का बॉडी, T इज इक्वल टू F होगा। अब बता रहा हूं स्ट्रेस कैसे डिफाइंड है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज जो फोर्स, इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ है, डेवलप हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं, इंटरनल फोर्स जो डेवलप हुआ है अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, वो फोर्स दैट मींस T अपॉन एरिया। क्लियर? यस सर। क्योंकि यहाँ पे T जो है F के बराबर है, इसलिए F बाई एरिया हो गया। तो ध्यान देना, जो स्ट्रेस में कह रहा हूं वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाई एरिया नहीं है। क्या है? जो टेंशन डेवलप हुआ है, जो क्रॉस सेक्शन के क्रॉस जो फोर्स, इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है, वो फोर्स बाय एरिया। इन दिस पर्टिकुलर केस T इज इक्वल टू F। अपने छोटे मोटे बुक में ना ऐसे लिखा आता है कि विच वन इज कॉज, विच वन इज इफेक्ट। इंडियन ऑथर के बुक में, जो छोटे मोटे बुक्स या कॉलेज वाले बुक जो होते हैं उसमें लिखा था कॉज इफेक्ट। तो क्या कहोगे बच्चों? चलिए, बुक में लिखा था कि स्ट्रेस कॉज है एंड इफेक्ट जो है स्ट्रेन है। इज इट करेक्ट? पहले हमने स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, उसके बाद इफेक्ट आया। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है पहले एक हुआ है और उसके रिजल्ट में दूसरा प्रोड्यूस हुआ है। इज इट ट्रू बच्चों? नो सर। क्या पहले हमने फोर्स लगा दिया है तब जाकर के स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है? क्या मतलब
मैं तो यहाँ पे फोर्स जो बताया वो कौन सा स्ट्रेस अगर बता रहा हूं तो कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जो इंटरनल डेवलप हो वो वाला फोर्स है। तो एग्जैक्टली इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन को कॉज इफेक्ट में हम लोग नहीं कह सकते, कहेंगे कि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। आप कहोगे सर ये मुझे क्लियर नहीं हुआ बिकॉज मैंने सही से समझाया ही नहीं, तो मैं समझाता हूं इसको थोड़ा माइक्रो लेवल पे ले जाकर, माइक्रो लेवल पे जाके थोड़ा सा समझाता हूं। हम लोग पहले भी ये कॉन्सेप्ट समझे थे, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, HC वर्मा भी दिया हुआ, और ग्राफ कुछ ऐसा दिखाया था, याद आ रहा है कौन से चैप्टर में ऐसा दिखाया था ग्राफ? वर्क पावर एनर्जी, नहीं, वर्क पावर एनर्जी में ग्राफ नहीं दिखाया था, ये थर्मल एक्सपेंशन में दिखाया था। कहा था दिस इज एसिमेट्रिक इन नेचर, इधर लाइटर मतलब सॉफ्ट स्प्रिंग, इधर हार्ड स्प्रिंग, इधर लॉन्गेट करना आसान था। बच्चों ये हो गया इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, है ना। अगर इतना दो एटम के बीच में डिस्टेंस है तो फोर्स क्या हो जाता है, U वर्सेस R ग्राफ में फोर्स जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बिकॉज स्लोप जीरो। लेकिन अगर मेटल एटम के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखना, एटम्स के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया तो देखो कैसा फोर्स जनरेट होगा, du बाई डी आर क्या हो जाएगा, इस केस में du बाई डी आर जो है वो पॉजिटिव है, मतलब फोर्स होता है माइनस du बाई डी आर। क्या तुम लोग हमारे साथ हो? F इक्वल टू माइनस du बाई डी आर। तो अगर एटम के बीच का डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से बढ़ा दिया तो उसके बीच में फोर्स कैसा जनरेट होगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब इधर पुल करेगा, रेस्टोरिंग नेचर का फोर्स होगा, दैट्स व्हाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, रिस्टोर करना चाहेगा। जब हम कंप्रेस करेंगे एटम के बीच का डिस्टेंस को कम करना चाहेंगे तो भी यहां पे आएगा, यहां से देखोगे तो ये इस टाइप का फोर्स जनरेट होगा, रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। यही रीजन है इलास्टिसिटी का। अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो ये नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो एक इंटरनल फोर्स डेवलप होगा जिसका टेंडेंसी होगा बैक टू इक्विलिब्रियम लाने का। और यू कैन सी हियर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे स्लोप बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा बच्चों, देखो बढ़ रहा है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स तूने लगाया है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, जब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है फोर्स तो वैसे वैसे ही जनरेट हो रहा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। तो अब बताओ कि क्या आया पहले, विच वन इज काउंट विच वन इज इफेक्ट? क्या पहले हमने स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दिया, क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन साथ साथ हो रहा है, isn't it? लेकिन बच्चों अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछे ना, बोर्ड के सीबीएसई महाराष्ट्र बोर्ड, तो जो बुक में वहां पे रहेगा वही लिख लेना। सर हाँ, आईआईटी पूछेगा तो ये क्या हम सर बोलो। सर अभी फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ बोलो, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर इसको बोल सकते हैं क्या? और कह सकते हैं कि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके डिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है,
स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो स्ट्रेस भी साथ साथ में आ रहा है। एक्शन रिएक्शंस भी कहना थोड़ा मेरे लिए तो मुश्किल लग रहा है कि एक्शन रिएक्शंस कहेंगे। एक्शन रिएक्शंस का भी मतलब यही होता है कि पहले एक एक्शन हुआ और उसके रिएक्शंस में कुछ आया। तो कॉज इफेक्ट ही हुआ। सिंपल सा मैं एक कोशिश कर रहा हूं समझाने का कि ये दोनों साथ साथ होता है। तो इस पे काफी टाइम हो गया डिस्कशन। तो इस चैप्टर में हम लोग जो स्ट्रेस पढ़ रहे हैं अभी, स्ट्रेस के बहुत सारे वेराइटीज हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। वेराइटी के अलावा कहें टाइप, बहुत सारे टाइप हैं। जैसे अभी हम लोग कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब लेंथ के लॉन्ग लगा रहे हैं। इसमें भी बच्चों दो टाइप का होगा, लॉन्गिट्यूडनल में भी। एक होगा टेंसाइल और दूसरा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब समझ में आ गया होगा। अभी जो फोर्स लगा रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, लेंथ के लॉन्ग लगा रहे हैं फोर्सेस, है ना। क्रॉस सेक्शन जो ले रहे हैं क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। और कंप्रेसिव कब होगा? कंप्रेस कर दो, फोर्स ऐसे लगा दो, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। वैसे ही आगे हम लोग पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रेस इज, कह सकते हैं स्ट्रेस इज द स्ट्रेंथ या डिफॉर्मिंग स्ट्रेंथ जिसके कारण हम डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो रहा है साथ साथ उसके कारण। स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस। अब डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा, डिफरेंट इलास्टिक मॉडुलस होगा। लॉन्गिट्यूडनल के लिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को क्या बोलते हैं बच्चों? यंग्स मॉडुलस। इसको लिख लो, we denote it by y। और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं बच्चों हुक्स लॉ। एंड हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है तुम लोग भी लिख लो। हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर स्मॉल स्ट्रेन। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इलास्टिक मॉडुलस। डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी डिस्कस करेंगे। समझाने के लिए मैंने अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन से लिया था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा चाहे वो कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है। मीन्स अलग अलग मटेरियल का ये वैल्यू अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, है ना। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक्सपेरिमेंट से निकलेगा क्या किसका क्या होगा। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया हो, यहां से आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस जो है बच्चों फोर्स बाय एरिया, और फोर्स अभी ले रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया। F by area is equal to Young's modulus into a strain delta L by L. एक सवाल लेते हैं। सपोज एक वायर है और इस पे एक फोर्स लगा है F इजिकल टू 2000 न्यूटन। क्रॉस सेक्शन एरिया A इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज 2 मीटर, Young's modulus is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. So find change in length. बहुत छोटा सा सवाल, बहुत ही छोटा। तो सर बहुत ही सिंपल सा है, डेल्टा एल पूछा है, बाकी सब तो दिया हुआ है, इससे आसान सा सवाल क्या होगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए, 2000 upon 2 into 10 to the power 11 into area 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा बच्चों, 10 to the power एसआई में पुट करना है, 10 to -4 है ना, 4 into 10 to the power 3 अपॉन क्या जाएगा 10 to the power 8। सही लिख रहा हूं क्या, दैट इज इक्वल टू 4 into 10 to the power -5 मीटर। इसका मतलब हुआ 0.04 मिलीमीटर। बताओ इतना ज्यादा फोर्स लगाया तो ये छोटा सा इलोंगेशन हुआ। रफली इसी रेंज में होता है स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस। चलो
बच्चों 2 वायर है हमारे देखने में, तो दोनों वायर मैंने इक्वल ही बना दिया है। ये थोड़ा थिन है, दिस वन इज थिन, इसका रेडियस स्मॉल r, इसका रेडियस 2r। मुझे बताना ये है कि दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2, फाइंड रेशियो ऑफ स्ट्रेन इन वायर 1 अपॉन strain in wire 2. If this has material y1 is equal to y0, y2 is equal to सॉरी स्ट्रेन नहीं, एक सेकेंड, पहला सवाल है स्ट्रेस का। पहला स्ट्रेस का बताओ, y2 is equal to 2y0 तो दूसरा सवाल है स्ट्रेन इन 1 अपॉन स्ट्रेन इन 2 if both the wire had same length. हालांकि देने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस इन 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट विल बी द टेंशन, ये 2m है, ये m है, तो हो जाएगा 3mg, ये हो गया टेंशन डिवाइड बाय एरिया, पाई इंटू 2r का स्क्वायर, स्ट्रेस इन 2 दैट इज इक्वल टू 2mg अपॉन पाई r स्क्वायर, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3/4 whole divided by 2/1, कितना आ जाएगा बच्चों, 3/8, इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। है ना। अब मैंने पूछा स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, strain in 1 upon a strain in 2 that is equal to a stress in 1 upon a stress in 2 into Young's modulus y2 upon y1, a stress in 1 upon a stress in 2 क्या है, 3/8, y2 upon y1 कितना है, 2। so what will be the relation, 3/4। ऐसे सवाल तो बहुत आराम से कर लोगे। बड़ा एक बहुत ही फेमस से सवाल है बच्चों, एक यश देवरे का सवाल आया बड़ा सा, यस रोटेशंस में डाउट ले लूंगा तुम्हारे, तुम अभी इस पे ध्यान दो, अभी जो पढ़ा रहे हैं, है ना यश, क्योंकि तुम लिखने में तो टाइम दोगे तो जो समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा होगा, या लास्ट में मुझे रोक करके कहना सर हमारे सारे डाउट्स ले लो, मैं ले लूंगा, ठीक है? यस सर। ओके यस। जो बहुत ही फेमस आजकल जेई मेन में ना जो ट्रिकी सवाल है, जो बहुत वेल नोन सवाल है, वही आ रहे हैं।
और तुम लोग देखना बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो तुम्हारे नोट्स में मैंने कराया, वही सवाल एज इट इज अभी जेईई मेन के जो हो रहे हैं रिसेंट ईयर का, वो सवाल आ रहे हैं। जैसे अभी जस्ट जो मार्च में अटेम्प्ट हुआ है अभी, उसमें ये सवाल पूछा है। देखो मैंने बताया था क्या, एक बबल ये है, एक बबल ये है, और यहाँ पे कर्वेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कर्वेचर। तो इस कर्वेचर का रेडियस क्या होगा, बताया कि नहीं बताया? बताया। हाँ, तो ये अभी जस्ट सवाल मार्च वाले अटेम्प्ट में आया। ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हें भी दूंगा, 2-4 दिन में ही तुम्हें टॉपिक वाइज करके भेजूंगा, और देखना कि तुमसे हो रहा है कि नहीं सवाल जो अभी इस साल अभी आ रहे हैं टेस्ट में। तो वैसे ये सवाल एज इट इज तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है जेईई मेन में, क्योंकि अभी जो जेईई मेन वाले क्या किए, चूंकि बहुत सारे टेस्ट ले रहे हैं। पहले क्या होता था, उनकी टीम होती थी, क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता था, सेट किया जाता था, क्वालिटी होता था क्वेश्चंस में, चैप्टर वाइज ये सब ध्यान में रखा जाता था, बहुत सारी चीजें किया जाता, बिकॉज पेपर एक बनता था साल भर में। अभी तो 4 अटेम्प्ट कर दिए, हर अटेम्प्ट में 6-6 पेपर, 8-8 पेपर होते हैं, है ना। तो पेपर तो अलग से तो बनाएंगे नहीं, इतना एफर्ट लगाएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चंस बैंक बना लिया और रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस बैंक जो बना है वो कहाँ से बना है, तो जो प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चंस है, ट्रिकी है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत फेमस चल रहा है, तो वही सब क्वेश्चंस उठा के डाल दिए। अब उसमें से रैंडम आता है। तो अब बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि बहुत क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल क्वेश्चंस है वही तुम्हारे एग्जाम में एज इट इज आएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पहले नीट में होता था कि आंसर्स याद है टिक कर दो, है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो जेईई मेन में लगभग वही होने वाला हो रहा है और आगे भी होगा, बिकॉज इतने क्वेश्चंस अगर पेपर होंगे तो क्वालिटी तो मेंटेन नहीं रहेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सवाल जो ट्रिकी सवाल हो वो ध्यान से देखना। बच्चों एक रोप है, रोप इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग और इसका मास m, लेंथ l। अब बताओ ये अपने वेट के कारण इसमें कुछ टेंशन होगा क्या? फाइंड elongation in the rope due to its own weight. यंग्स मॉडुलस y है, मास m है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है। तो सर कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, F बाई एरिया स्ट्रेस होता है दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा L बाई L। ये पूछ रहा है डेल्टा L, तो वैसे डेल्टा L पूछ रहा है F इंटू L अपॉन Y इंटू A। एरिया दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस इज गिवन, लेंथ इज गिवन, F क्या लूं? mg, बच्चा कहेगा mg, तो लिख लेंगे mg L अपॉन Y इंटू A। एक ऑप्शन ये रहेगा, एक ऑप्शन और भी रहेगा बच्चों, और भी ऑप्शंस होंगे। अब ये दोनों में तुम्हें पूछा जाए कौन सा टिक करना प्रीफर करोगे, विच वन? बी। बी बी ए या बी? बी बी। चलो बी इज करेक्ट। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है, चूंकि तुम्हें लगा कि सर पूछ रहे तो ए तो नहीं होगा, बी ही होगा, जल्दी क्या पुट करते हैं, ए पुट करते हैं, बिकॉज एफ इज इक्वल टू mg ले लेते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो टेंशन जो है वो mg के बराबर कहां पे है, यहां पे है, लेकिन टेंशन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे तो टेंशन 0 है यहाँ पे। तो डिफरेंट पॉइंट पे जो स्ट्रेस की बात मैं कर रहा था F
फोर्स जो है वो डिफरेंट है बच्चों। ये mg यहाँ का है, यहाँ का 0 है। तो कुछ बच्चे चालाक होते हैं, कुछ बच्चे चालाक नहीं, इंटेलिजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि ना यहाँ का ना यहाँ का, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, मतलब मिड पॉइंट का ले लिया। या तो कहो मिड पॉइंट का ले लो, या दिस प्लस दिस बाई 2 कर दो। यहाँ का 0, यहाँ का mg और डिवाइड बाई 2। दिस विल वर्क, एवरेज विल वर्क। Why average will work? Because जो स्ट्रेन है बच्चों वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस के, और स्ट्रेस लीनियरली वेरी कर रहा है। स्ट्रेस जो यहाँ पे देखोगे लीनियर चेंज हो रहा है। कैसे लीनियर चेंज हो रहा है? अगर मैं यहां से x डिस्टेंस से पूछूं व्हाट इज द टेंशन, यहां से x डिस्टेंस पे, क्या मैं फास्ट बता रहा हूं क्या? अनन्वित, प्रणव, फास्ट चल रहा है क्या थोड़ा? नहीं सर, ठीक है। ठीक है स्पीड। अनुरूप थोड़ा फास्ट है। चलो, अगर मुझे यहां से x डिस्टेंस पे टेंशन निकालना है बच्चों, कैसे निकालते हैं टेंशन? इसका एबिलिटी ड्रॉ करते हैं। इसका व्हाट इज मास ऑफ दिस? हो गया यूनिट लेंथ का मास हो गया m/l, x लेंथ का इतना हो जाएगा। इसका वेट बैलेंस कर रहा है। सो स्ट्रेस जो है बच्चों, देखो स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है? x का। लीनियरली चेंज हो रहा है। जब चीजें लीनियर चेंज होता है तो उस केस में एवरेज वर्क करता है, इसलिए यहां पे क्या ले लेंगे? mg/2। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या? लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो थोड़ा और डेप्थ में जानना चाहते हैं, कहते नहीं सर मुझे तो इंटीग्रेशन से दिखा दो। मैं भी प्रीफर करता हूं कि बच्चों को एक बार दिखा दूं, बाद में ये सब शॉर्टकट उठकर यूज करें। बच्चों ऐसे सवाल में क्या करते हैं, डायरेक्टली पूरे रोप के लिए एक साथ स्ट्रेन का इक्वेशंस नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? शॉर्टकट ऑल्दो हमने यूज किया है, बट एक साथ लिखना गलत क्यों होगा? Reason is a stress is different at different point. So let's consider an element. ये एलिमेंट कंसिडर करो। What is tension at this element? अभी निकाला था। इस एलिमेंट में कितना इलोंगेशन है? समझना। dx ओरिजिनल लेंथ है, dx थोड़ा इलोंगेट हो गया होगा बिकॉज ऑफ द टेंशन। तो लेट्स dl इज द इलोंगेशन। dl क्या है? elongation in the element dx। तो बच्चों स्ट्रेन क्या लिखूंगा यहां पे? क्योंकि सर dl इलोंगेशन है, ओरिजिनल लेंथ dx है, तो ये हो जाएगा। हुक्स लॉ लिख लेते हैं। टेंशन बाय एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू dl बाय dx। मुझे तो इसका इलोंगेशन, इसका इलोंगेशन, इसका इलोंगेशन
पूरे रॉड के इलोंगेशंस को ऐड करना है। दैट मीन्स वी नीड डीएल और उसको इंटीग्रेट करना है। तो डीएल यहां से लिख लेंगे टेंशन बाय एरिया y इंटू dx का इंटीग्रेशन। टेंशन अभी अभी लिखा बच्चों, m बाई एल जी y एक कॉमन, x बच जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन 0 टू l, लिमिट पुट कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और जब वैल्यू पुट कर दोगे mg बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई a इंटू एल स्क्वायर, तो एक एल जाएगा, एक एल रह जाएगा। ये हो गया बच्चों बेसिक्स ऑफ प्रूफ। बच्चों ये सवाल मैंने दे दिया, मैंने ये पढ़ा दिया, ड्यू टू इट्स ओन वेट कितना हो जाएगा ये। अब एग्जाम में आ गया बच्चों, ये रोप का मास m, एक कैपिटल M हैंग कर दिया, यंग्स मॉडुलस y, टोटल इलोंगेशन निकालना है, क्या करोगे बच्चों? सर दोनों केसेस को अलग अलग ये कंसिडर करके दोनों टेंशन अलग अलग मतलब पकड़ के और फिर उनको ऐड कर देंगे। मैंने कहा ना किसका एवरेज टेंशन ले लो, यहाँ का टेंशन प्लस यहाँ का टेंशन डिवाइड बाई 2। हाँ वही ना सर, मतलब रोप का टेंशन प्लस मास की वजह से टेंशन, या मिड पॉइंट का टेंशन, सिंपल सा। ओके, सो टेंशन लिनियरली चेंज हो रहा है यहां से यहां तक के लिए, तो इस पॉइंट का टेंशन ले लेते हैं, चलेगा? Yes, sir. तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस। ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू, सो स्ट्रेस बच्चों कहाँ का लेंगे? यहाँ का कैपिटल एम जी, यहाँ का कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, तो एवरेज हो जाएगा ये हो गया स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस। या इसके मिड पॉइंट का देख लो, यहाँ का स्ट्रेस mg और ये m बाई 2 के वेट को बैलेंस कर रहा है, दोनों तरीके से इतना लिख लोगे, इंटू एल, दिस विल बी डेल्टा एल। बच्चों यहाँ पे एक रॉड ले लेते हैं और इस पे एक फोर्स ले लिया F, और ये कह दिया स्मूथ सरफेस पे रखा है, इसका यंग्स मॉडुलस y, क्रॉस सेक्शन लिया A, पूछा गया कि इसमें कितना डेल्टा एल होगा। बच्चों इसमें भी हमने ये सवाल करवाया था, फाइंड टेंशन एट डिस्टेंस x करवाया है, यहां भी टेंशन वेरिएबल है, यहाँ का टेंशन जो हो जाएगा वो F होगा, यहाँ का टेंशन 0 होगा, मिड पॉइंट का टेंशन सेम वे में जाओगे तो F बाई 2 हो जाएगा। तो स्ट्रेस लिखते समय फोर्स के जगह पे, टेंशन के जगह पे F बाई 2 लिख लोगे। एम आई राइट बच्चों?
अगर ऐसा दे दिया ये रॉड, अभी अगर बॉडी देखोगे तो रेस्ट में नहीं रहेगा, इसका भी टेंशन देखोगे तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा F, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 2F, यहाँ पे टेंशन अगर देखोगे तो 3F/2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा रॉड टेंसाइल स्ट्रेस में है। ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बुकलेट में भी एक आया क्वेश्चन सी AIT इसमें आ जाएगा। IIT तो अभी तक नहीं पूछा है, जहां पे क्या कर देगा, किधर 2F लगा दिया है, इधर F लगा दिया है, या ऐसे बोल दूं और इधर 3F लगा दिया है। एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं यहाँ पे इतने रॉड पे F लग रहा है, इधर 3F लग रहा है, इधर 2F लग रहा है, रॉड रेस्ट में या मूव कर रहा है? Rest. रॉड जो है वो रेस्ट में है। अगर मैं पूछूं कि इस केस में यहाँ पे टेंशन कितना है बच्चों, व्हाट इज द टेंशन हियर? सिंपल सा, अरे यहाँ पे इतने कैविटी बना लो ना, क्या टेंशन है? टेंशन ही तो निकालना है, इतना क्यों टेंशन लेना? 3F। अगर मैं पूछूं यहाँ पे टेंशन कितना है, 2F, इसका कैविटी बना लो 2F। सो इतने पार्ट में अलग टेंशन, इतने पार्ट में अलग टेंशन है। अब ऐसे क्वेश्चन इस टाइप का फ्रेम किया जा सकता है जिसमें हो सकता है कि इतने में टेंसाइल स्ट्रेस हो, इधर वाले पार्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बना सकता है, मिलेगा तुम्हें। सो यू कैन डू दैट। Elastic wire as spring. Elastic wire as spring. एक स्प्रिंग अगर लेते हैं तो क्या करते हैं, नेचुरल लेंथ से अगर हमने इलोंगेट किया है, ये नेचुरल लेंथ है, x इलोंगेटेड है, F is equal to K into x लेते हैं। In the same way, this is the wire, और इसको नेचुरल लेंथ से सपोज हमने डेल्टा एल इलोंगेट किया है, तो ये वायर इधर फोर्स लगा होगा जैसे स्प्रिंग फोर्स लगाता है, तो ये F कितना आता है बच्चों, F इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल अपॉन एल इनटू एरिया, दैट इज इक्वल टू YA/L इनटू डेल्टा एल। इसको और इसको कंपेयर करो, तो जो रोल यहाँ पे एक्स इलोंगेशन कर रहा है वही रोल यहाँ पे ये डेल्टा एल कर रहा है। जो रोल यहाँ पे के का है, वायर को अगर स्प्रिंग जैसा बिहेव करेंगे तो दिस विल प्ले द रोल ऑफ के, सो YA/L जो है दिस विल बिहेव लाइक अ स्प्रिंग कांस्टेंट। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. वायर का यंग्स मॉडुलस क्रॉस सेक्शन एरिया बाय एल जो है वो
बिहेव करेगा लाइक स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी तुम लोगों ने एसएचएम भी पढ़ रखा है, एसएचएम पढ़ रखा है। अगर कह दिया जाए कि एक वायर है और इससे एक मास m हैंग कर दिया है, नेचुरल लेंथ में ऑलरेडी कुछ इलोंगेटेड है ये, और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो नीचे, दिस विल परफॉर्म एसएचएम and it will be given that during this SHM this will not come into natural length, वायर स्लैक नहीं हो रहा है, वायर स्लैक नहीं हो रहा है, तो what will be the time period? वायर नहीं सिलेक्ट करो तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? T is equal to क्या था बच्चों? 2 pi root under m by k ना? हाँ सर। Yes, sir. 2 pi root under m अपॉन k के जगह पे y a by l, ये हो जाएगा। बच्चों क्लियर? ये कैसे लिखना है वायर में एसएचएम का कंडीशन? Yes, sir. एक बढ़िया सा सवाल ले रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। बच्चों हमने अभी एक स्टेटमेंट बोला था कि वायर स्लैक नहीं कर रहा ड्यूरिंग एसएचएम, ऑलरेडी इलोंगेटेड है कुछ। तुम्हारे बुकलेट में भी होगा शायद ये सवाल। वायर ले लो, रबर ले लो, है ना, बच्चों नेचुरल लेंथ है, नेचुरल सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ में है, वायर भी नेचुरल लेंथ में है, मतलब कोई इलोंगेशन नहीं है। स्प्रिंग कांस्टेंट के, एरिया ए, वाई लेंथ एल। इसको थोड़ा यहां से इधर कंप्रेस कर दिया, इधर इलोंगेट कर दिया और छोड़ दिया, दिस विल परफॉर्म एसएचएम। कैन यू फाइंड टाइम पीरियड क्या होगा? बुकलेट में होगा, या वायर को या रबर को, है ना? तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? क्या ये दोनों स्प्रिंग, इसको भी स्प्रिंग जैसा ट्रीट करेंगे, सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल में के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तुम तो रट्टा ही मारते हो, मैं तो रट्टा उट्टा मारता हूं, मैं तो देखता हूँ कि क्या होगा। बच्चों जब ये इधर है, नेचुरल लेंथ से इधर है, तो ये इसको पुश कर रहा होगा, ये भी इसको पुल कर रहा होगा, दोनों साथ साथ होगा, दोनों हाथ मिला लिया होगा यार, साथ साथ में करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऐड हो जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा, है ना? तो टाइम पीरियड क्या कहोगे बच्चों? 2 पाई रूट अंडर m बाई k प्लस वाई ए बाई एल। क्या सर, अगर इसका ये होगा या कुछ अलग होगा? मैं एक काम करता हूं, कुछ बच्चे ये इतना लिखेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब ये यहां से ऐसे गया और फिर वापस आया। श्यामा कुछ कहना चाह रही थी, श्यामा बोल दो। सर जब वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो स्ट्रिंग वो वायर लूज हो जाएगी, तो उसका फोर्स नहीं लगेगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मैं यही सुनना चाह रहा था, बहुत ही बढ़िया। जब बच्चों ये इधर से इधर जा रहा है तो ये और ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये दोनों के कारण होगा, तो इसका यहां से यहां आने का टाइम पीरियड 2 होता है, बट उसका हाफ लगेगा टाइम जाने आने का। When it is in this direction, this becomes loose, that means this will not participate, only this is participating. तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा ऑसिलेशंस का? सिर्फ ये कर रहा है इस हाफ में, so pi into root over m by k, तो this plus this,
दिस इज द टाइम पीरियड। श्यामा सही लिखा क्या मैंने? हाँ यही बताना चाह रही थी ना? चलो, और स्ट्रेंथ तो बड़ा जबरदस्त कम हो रहा है, 21 स्ट्रेंथ, 28 से 21 हो गए। चलो बच्चों, ये तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है, सॉरी एसएचएम का। बच्चों अगर इलास्टिक वायर इलोंगेटेड है, चलो अगर वायर इलोंगेटेड है तो इसमें कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना स्टोर होगा सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? मैं कहूंगा सिंपल सा लिखते हैं, स्प्रिंग जैसा बिहेव कर रहा, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ इंटू के की जगह पे हो जाएगा वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे डेल्टा एल का स्क्वायर। दिस इज टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। जल्दी से ये लिखो। बच्चों इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं मैं। इसको अरेंज करता हूं, हाफ इंटू वाई, एक डेल्टा एल ले लेता हूं यहां पे, ये एल। चलो सो बच्चों यहाँ पे एक डेल्टा एल बाई एल ले लिया, क्या बचा? एक और एक डेल्टा एल बच गया। अपने मन से एक और एल डिवाइड कर देते हैं, और ए है और ये एल। बच्चों यहां तक क्लियर क्या? इसको यहां तक लिख लिया, हाफ ये तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। क्या इसको बोल सकते हैं बच्चों? ये स्ट्रेस है और ये कितना है? स्ट्रेन। और ए इंटू एल, एरिया ये हो गया क्रॉस सेक्शन, या ये एल ये हो गया बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर मैं कहूं कि ये एनर्जी इसी वॉल्यूम में तो स्टोर्ड है, सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलेंगे बच्चों एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये बच्चों याद कर लेना, हो सकता है जेई मेन में यही पूछ ले, मेडिकल में पूछ लेता है।
एनर्जी डेंसिटी। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेन को लिख सकते हैं स्ट्रेस बाई, स्ट्रेन को लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो ये स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। क्लियर? आगे बात समझ में ये? आगे बढ़े? यस सर। अभी टोटल एनर्जी स्टोर तो हमने निकाल दिया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। लेकिन स्ट्रेस अगर हर पॉइंट पे सेम है तो हम लिख लेंगे। अभी जब हम सवाल ये डिस्कस कर रहे थे कि वायर अपने वेट के लॉन्ग के कारण ये हैंग कर रहा है, स्ट्रेस है, तो इसमें टोटल एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे? बिकॉज यहाँ का स्ट्रेस अलग, यहाँ का स्ट्रेस अलग, यहाँ का स्ट्रेस अलग। तो लिखो, फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड find elastic potential is stored in a wire hanging vertically elongation is due to its own weight. चलो बच्चों, इस केस में कैसे निकालें कि टोटल एनर्जी स्टोर कैसे करना है? क्या करो, यहां से अगेन वी विल कंसीडर, आपको भी सर यहाँ भी एवरेज वाला काम कर ले क्या? जो एवरेज यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज जो एनर्जी डेंसिटी था ना, वो स्ट्रेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस
स्ट्रेस लीनियर है तो स्ट्रेस का स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर हो गया, लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा तो डेंसिटी लीनियर नहीं है तो एवरेज काम नहीं करेगा यहाँ पे। क्लियर? क्या करते हैं यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे फिर से dx एलिमेंट ले लिया और इसमें लिख लेते हैं एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी स्टोर, इसमें du क्योंकि सर ये होता है हाफ और स्ट्रेस T बाई ए का स्क्वायर बाई वाई इंटू वॉल्यूम A इंटू dx। बताओ ये du इसमें एनर्जी स्टोर लिखे क्या? हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ए dx और इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे टोटल एनर्जी स्टोर आ जाएगा। T कितना है? एक ए चला जाएगा, एक ए रहेगा, वाई एक रहेगा, टी स्क्वायर है एम बाई एम जी बाई एल का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2ay एल स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 तो एल क्यूब बाई 3 बच्चों लिमिट पुट करने के बाद तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी एम स्क्वायर जी स्क्वायर 3 इंटू 2 6 वाई ए इंटू एल। बात समझ में आई बच्चों? ये Yes, sir. सर वहां पे ए स्क्वायर आएगा ना? कहाँ पे ए स्क्वायर? देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है और एक ए यहाँ पे है तो एक ए ही बचेगा ना। ए हाँ सर, हाँ सर। सर हम्म सर हमने अगर एवरेज निकाल के उस mg/2 को अगर kx के इक्वल किया, वहां से इलोंगेशन निकल के हाफ kx स्क्वायर में पुट किया तो आंसर आएगा। तो नहीं ना, हाफ के एक्स स्क्वायर पहले- इलोंगेशन निकाल लिया, टोटल इलोंगेशन निकल गया, बट मैं कह रहा हूं कि ये कह रहा हूं ना कि हाफ के जगह पे लिखोगे वाई ए बाई एल, है ना, और एक्स कितना होता है एम जी बाई 2 वाई ए इंटू एल, यही होता है ना। इसका स्क्वायर करोगे आएगा क्या? सेम देखो, ये तब होता है जब हर पॉइंट पे इलोंगेशन क्या होता है? सेम होता है, स्ट्रेस सेम होता है, तब ऐसे लिख सकते थे। देखो ये और ये सेम नहीं है ना, चेक इट। हाँ सर। और मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हारे जब टेस्ट होंगे ऐसे टेस्ट रेजोनेंस में, AITS जब होगा या हो सकता है JEE एडवांस में, अभी मैंने कहा ड्यू टू इट्स ओन वेट हैंग कर रहा है, ऐसा ही सेम कंसेप्ट, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं प्रॉब्लम, टाइम कम है। एक रॉड को ना इसको रोटेट कर देते हैं, चूंकि फ्लूइड स्टैटिक्स में हम पढ़ा चुके हैं कि हाउ टू फाइंड टेंशन एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम हियर या x फ्रॉम हियर जो भी है। तो यहाँ पे टेंशन तुम्हें निकालने आता है, टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग होगा। यू नो कि टेंशन यहाँ पे टेंशन 0 होगा
और यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा। अब ये रॉड में टेंशन है और टेंशन है तो उसमें इलोंगेशन होगा। तो बच्चों ये सवाल ये रहेगा कि टोटल इलोंगेशन क्या होगा, ये सारा दिया हुआ है, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। और इसमें भी एवरेज, अगर इलोंगेशन निकालना है तो एवरेज काम नहीं करेगा। कहोगे सर क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा, जो टेंशन आएगा, वो लीनियर नहीं रहेगा, स्क्वायर का फंक्शन होगा। तो टेंशन निकालने के लिए भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज योर होमवर्क, फाइंड इट। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ओके, एक रॉड को रोटेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये रॉड में कितना इलोंगेशन होगा। So this is about बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी तक चल रहा है। जो एक वीडियो लेक्चर सेंड किया था ऑलरेडी, उसमें कहां से था बच्चों, थोड़ा सा सिर्फ बताता हूं बच्चों। ये हो गया यंग्स मॉडुलस डिस्कस किया। नेक्स्ट होता है शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। इसको ब्रीफ में कर रहा हूं, दूसरा जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो देख लेना। ये सपोज एक बॉडी है, अभी हम लोग फोर्स जो लगाए थे ना क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगा रहे थे, अभी हम लोग क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगा रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन ये है, और फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको फिक्स कर दिया है और इस पे फोर्स इधर लगा रहा है। मतलब ये फिक्स सरफेस में इसको इधर लगा रहा है फोर्स। ठीक है, लक्षिका ने बताया सर 18 मार्च की रिकॉर्डिंग सेंड नहीं किया है। सो एक्चुअली फोर्स ऐसा लगा सरफेस के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। सो एज ए रिजल्ट ये तो फिक्स्ड है, तो ये यही रहेगा, ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हाइट सपोज h है, ये डिस्टेंस ले लिया x, ये एंगल लेट्स थीटा, और बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। बच्चों यहाँ पे स्ट्रेन हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेन x अपॉन h, और ये देखो तो ये tan थीटा के बराबर है, क्योंकि थीटा बहुत ही छोटा है तो ऑलमोस्ट थीटा के बराबर है। बच्चों स्ट्रेन यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, x बाई h, लेंथ बाई लेंथ। शियर स्ट्रेस F अपॉन एरिया। ये F कैसा है बच्चों, पैरेलल टू सरफेस एरिया। तो देखो ये पैरेलल साइन दिया है, टेंजेंशियल टू सरफेस एरिया। अभी यहाँ पे शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है
उसको या तो एस से डिनोट करते हैं या जी से डिनोट करते हैं या ईटा से डिनोट करते हैं, है ना, बहुत तरीका होता है। तो बच्चों परेशान मत होना कि सर ने तो एस बताया या जी बताया या ईटा बताया, कोई एक बताया दूसरे जगह पे दूसरा लिखा रहता है, इसका नाम भी अलग अलग है। इसको बोलते हैं या तो शियर मॉड्यूलस, शियर स्ट्रेस पाया, शियर मतलब पैरेलल टू सरफेस। बच्चों कोई अगर बॉडी है वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉडी है, कितना रिजिड बॉडी है, जैसे ये अगर मटेरियल अगर मैं पूछूं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है बताओ, तो कोई बच्चा शायद ही इसको ऐसे पुल करके तोड़ना चाहेगा। वो कैसे तोड़ना चाहेगा, ब्रेक करना चाहेगा ऐसे। कोई मटेरियल को ना तुम्हें रिजिड है या नहीं तो उसको ना थोड़ा ऐसे करना चाहते हो, सरफेस के मतलब ऐसे फोर्स से लगाते हैं, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए इसको ना बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी, शियर मॉडुलस को ठीक है। और अगर एसएचएम में भी पढ़ा रहे तो शायद तुम लोगों को सर ने टॉर्सनल पेंडुलम भी पढ़ाया होगा। एक वायर है, इसको ऐसे फिक्स कर दे, इसको ना ट्विस्ट करो, ट्विस्ट ऐसे, तो ये ट्विस्ट होगा तो यहाँ का लेयर फिक्स और ये लेयर ऐसे ट्विस्ट करा सरफेस के अलोंग पैरेलल हम लोग फोर्स लगा डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड टॉर्सनल मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये सारे नाम है। एक चीज बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ, शियर मॉडुलस के कॉरस्पॉन्डिंग इज, अगर तुम पेपर सीजर से कट करते हो तो एग्जैक्टली उस पर ना शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो। पेपर का ऐसे लिया और दूसरा सॉरी जो सीजर्स होता है उसके दो जो प्रॉन्ग्स होते हैं वो एक के ऊपर दूसरा एग्जैक्टली नहीं रखा रहता, साइड में रहता, थोड़ा सा साइड में। सो यू आर प्रोड्यूसिंग दिस वे, समझ में आ रहा? क्रॉस सेक्शन जो पेज का है उसके पैरेलल फोर्स लगा रहे हो दोनों तरफ से, सो यू आर प्रोड्यूसिंग शियर स्ट्रेस, और उसके कारण वो शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाता है, तुमने ज्यादा प्रोड्यूस किया इसलिए वो ब्रेक हो जाता है, कट हो जाता है। सो जो कटिंग होती है सीजर से दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू शियर स्ट्रेस। इज इट क्लियर? यस सर। मैंने कहा इसको तुम तोड़ना Yes, sir. चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, तो शायद कोई ऐसे करके ब्रेक करना चाहता है। कैसे करता है? ऐसे देखो, यहाँ से ये फिंगर से ऊपर प्रेस कर रहे हो और दूसरे फिंगर से नीचे प्रेस कर रहे हो, सो यू आर प्रोड्यूसिंग शियर स्ट्रेस। क्या प्रोड्यूस करे? शियर स्ट्रेस, ऊपर नीचे। क्लियर? अगर कोई एक प्लेट है बच्चों, इस टाइप का प्लेट है, इसमें एक होल पंच करना है, होल पंच करना है। ये प्लेट में, तो क्या करते हैं तुम देखते होगे कि नीचे एक ऐसा कुछ मटेरियल ऐसे रख दिया और ऊपर एक रॉड लिया, ऐसा रॉड लिया और उस पर रख के हथौड़ा मारते हैं। समझा क्या? इस पे ऐसे फोर्स लगाए और नीचे भी एक मटेरियल ऐसा इस टाइप का रखा रहता है ऐसा, और इतना बड़ा डिस्क कट करके बाहर निकल जाता है इसके अंदर और होल पंच हो जाता है। क्या ये रियलाइज कर रहे हो मेरे फिगर से? यस सर। अगर कोई पूछा जाए कि तुमने यहाँ पे जो फोर्स लगाया है, तुम ये फोर्स क्या कर रहे हो? शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो या ये कर रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो? सर फिर से बताओ ना। अगर हमने यहाँ पे फोर्स ऐसे लगा करके पंच किया है होल,
मान लो इसका थिकनेस बच्चों है टी और रेडियस आर का पंच कर रहे हो, मैं पूछूंगा हाउ मच शियर स्ट्रेस यू आर अप्लाइंग, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डिस्क कट करके निकलेगा। सो दिस इज नॉट एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग। तुम फोर्स लगा रहे हो एफ और ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया और इसके पैरेलल लगा रहे हो फोर्स, ये वाला क्रॉस सेक्शन शेडेड पार्ट देखो। So shear stress will be F upon 2 pi r into T। बच्चों ये कर लो, ये बहुत कम टीचर बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट।